हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमारे इस तीसरे वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये दो थ्योरी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने की बात है और बहुत सारी चीज़ें हमारी यहीं से कवर हो जाएंगी। तो अगर हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो काफ़ी हद तक आपको, मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप करने में सीबीएसई के कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो हम एक पॉस्टुलेट्स जो हैं इसके वर्नर थ्योरी के एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है, आपसे अपेक्षा है कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, क्योंकि कभी कभी वर्नर्स थ्योरी आ सकती है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। और जिन पॉइंट्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ अभी अपना ध्यान वहीं देंगे। जैसे इस समय स्क्रीन पे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो आप 4 पॉइंट की बजाय जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ केवल उसी पर ही ध्यान दीजिएगा, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आपको पहला पॉइंट दिख रहा है, हम एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। तो लेट अस प्रोसीड फॉर वर्नर्स पोस्टुलेट्स थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम पढ़ते हैं। So our first point is most of the elements exhibit two types of valency, namely primary valency and secondary valency. इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी एक प्राइमरी वैलेंसी भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये आपने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में, कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर वो जो x मान करके आपने निकाला था वो ऑक्सीडेशन नंबर था, और जितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को घेरते थे वो कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो ये वही कह रहा है, ये उसी को वैलेंसी के नाम से दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, नेमली प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको मॉडर्न टर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें तो उसको मॉडर्न टर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। तो जरा इससे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स exhibit two types of valence, namely primary valency, वैलेंसी पढ़िए, वैलेंसी लिखिएगा यहाँ पे, and secondary valency, and each element tend to satisfy both the valencies. In modern terminology, the primary valency is referred as an oxidation state of the metal atom and secondary valency as the coordination number of the central metal atom. For example, according to Werner, the primary and secondary valence of cobalt are 3 and 6. वर्नर के हिसाब से उन्होंने कहा था कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है और वो 6 लोगों से घिरा होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ऑक्सीडेशन, फिर से समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर इज रेफर टू प्राइमरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर रेफर टू सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है, यानी पहला पॉइंट ये कहता है कि हर मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो दो तरह की वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। जो हमारे दूसरा पॉइंट है, द प्राइमरी वैलेंस ऑफ मेटल आयन इज पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड जीरो इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या तो पॉजिटिव होगा और या तो जीरो होगा। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस। जो है, अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई हो की जाएंगी। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। द सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी जो लिगेंड्स को घेरते हैं, ऐसा नहीं प्राइमरी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, कभी कभी प्राइमरी वैलेंसी भी नेगेटिव है, लेकिन चूंकि मेटल है इसलिए वैलेंसी पॉजिटिव या जीरो दिखाती है। द सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव आयंस। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन से हो गए? सेकेंडरी वैलेंसी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सेटिस्फाई करता है? वो लिगेंड्स जो घेरे रहते हैं। तो लिगेंड्स किस टाइप के होते हैं? लिगेंड्स नेगेटिव भी होते हैं, लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं,
और लिगेंड्स पॉजिटिव भी होते हैं। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। तो ये बात समझिए कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, वेयर एज या अपोजिट आयन से कहिए, नेगेटिव आयन नहीं, कभी कभी यहाँ पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाई होते हैं। जैसे K4FeCN6 है तो के तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन वही जब चीज़ बाहर आ जाती है Cl3 से या उससे सेटिस्फाई होती है तो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। खैर, हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे थे। सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई करते हैं वो लिगेंड्स करते हैं, और लिगेंड्स पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों तरह के हो सकते हैं। अब चौथा जो पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और फिगर के साथ, जरा उसको ध्यान से देखेंगे। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर देर आर टू स्फेयर्स ऑफ अट्रैक्शन अराउंड द मेटल सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके किनारे किनारे दो घेरे होते हैं। जो पहला घेरा होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का होता है, और बाहर वाला घेरा जो होता है वो जो टोटल कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे चार्ज होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए होता है। मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है तो इसको लिगैंड घेरेंगे तो पहले वाले घेरे में घेरेंगे। तो पहले वाले इन्होंने कंपाउंड लिया कि मान लिया थोड़ी देर के लिए कंपाउंड लिया CONH36। मान लीजिए कंपाउंड आपका लिया इन्होंने जो कंपाउंड आपका लिया वो लिया, मान लीजिए वो कंपाउंड लिया CO, इनके हिसाब से उन्होंने वो कंपाउंड लिया CONH36 और ये बाहर से Cl लिख दिया, ये Cl3 लिख दिया। तो ये तो आपकी ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई। ये आपकी सॉरी प्राइमरी वैलेंसी। अगर ये मैं 3+ यहाँ पे हटा दूं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ जाएगा CONH3 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 3 Cl निकल जाएंगे तो यहाँ 3+ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 3+ प्राइमरी वैलेंसी हो गई। ये जो है ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, और निकल के आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। इसकी वजह से यहाँ पे शो करता है। जैसे इसका मान लीजिए X है तो X+ इसका कितना हो जाएगा 6 × 0 = टोटल चार्ज 3, तो X = +3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहाँ पे चार्ज शो होता है, तो इसको प्राइमरी वैलेंसी कह दिया। और ये जितने लोग घेरे हुए हैं ये इनकी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। तो जितने लोग घेरे हैं सेकेंडरी वैलेंसी, और जो ऊपर यहाँ चार्ज दिख रहा है प्राइमरी वैलेंसी। तो वही कह रहा है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दो स्फेयर से घिरा हुआ है। पहले वाले जो स्फेयर से घिरा हुआ है वो लिगैंड से घिरा हुआ है, और बाहर वाले स्फेयर जो हो रहा है ये इसको प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हो रही है। यानी अंदर वाला स्फेयर जो है सेकेंडरी वैलेंसी से सेटिस्फाई हो रहा है, और बाहर वाला जो स्फेयर है वो प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि CONH36 था, तो ये CO के किनारे किनारे पहले स्फेयर में NH36 आ गए, और जो बाहर वाला स्फेयर है उसको सेटिस्फाई कर रहा है Cl। तो ये कहने का मतलब है कि वर्नर ने ये कहा। तो वर्नर का जो पहला पॉइंट था वो पहला पॉइंट ये था कि उनके दो वैलेंसीज होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में ऑक्सीडेशन नंबर को कहा जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो कही जाती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानी जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो पॉजिटिव होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 0 भी हो सकती है, और उसको सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से। कभी कभी वैसे पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाई होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। उन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होती है वो लिगैंड से होती है, तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके पॉस्टुलेट्स यहाँ पे ये 4 पॉइंट क्लियर हुए। अगर आप पांचवें पॉइंट के बारे में बात करोगे तो जरा अगली हम बात करते हैं कि पांचवा पॉइंट इसका क्या कहता है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जो ये पांचवा पॉइंट, इसको पांचवें पॉइंट के तरह हिसाब से लीजिएगा, 1 दिख रहा है, आप पांचवा पॉइंट ले लीजिएगा। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं और किसी तरह से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं वो डायरेक्शनल होती हैं। डायरेक्शनल का मतलब वो स्पेस में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री निर्धारित की जाती है। तो द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉट डायरेक्शनल while the secondary valency are directional. The geometry of the complex is directional, determined by spatial arrangement of the groups, which is satisfied by only secondary valency but not primary valency. For example, if a metal has a secondary valency of 6, अगर किसी मेटल की secondary valency 6 है तो उसकी octahedral geometry होगी। अगर उसकी secondary valency यानी वो 4 लोगों से घिरा हुआ है तो tetrahedral होगी या तो square planar होगी, और हमारे सिलेबस में यही 3 ज्योमेट्रीज हैं। यानी अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी
ऑक्टाहेड्रल, ये होगी उसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी उसकी। और अगर कहीं पे उसकी वैलेंसी 4 है तो उसकी, अगर वैलेंसी 4 है तो या तो वो टेट्राहेड्रल होगी, और या स्क्वायर प्लेनर होगी। इस बात को आप समझिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने उस अगले इन्हीं वर्नर पोस्टुलेट्स के पॉइंट में के लिमिटेशंस में। लिमिटेशन ये कहता है कि ये क्या नहीं बता पाए थे, वर्नर साहब क्या नहीं बता पाए थे। तो वर्नर साहब ये नहीं बता पाए थे कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो वर्नर कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द coordination compound. So this is very very important regarding Werner's theory. Apart from this, we will study today वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको हम कहते हैं। वीबीटी किसके नाम से कौन जाना जाता है ये हम पढ़ते हैं, और सीधे सीधे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे चलते हैं। ऑलरेडी जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, और सीधे हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में हम सीधे आते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक एक टॉपिक मैं लेता हूँ कि एक एक टॉपिक किस तरह से उसको, आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, या आप जानते हो आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं सीधे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे ही आता हूँ। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी स्क्रीन पे। तो पहली बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिख रही है आपको, तो हम सीधे आ जाएं कि हमें क्या क्या पढ़ना तो हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है और पढ़ना हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड formed between the central atom and the ligand is due to overlap of filled ligand orbital containing lone pair of electron with vacant hybrid orbitals of central metal atom. This is very very important line. कहते क्या है? वो कहते हैं, आप मेरी भाषा में समझिएगा इस बात को, फिर दोबारा पढ़िएगा। वो कहते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि आपने ये कहा कि आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ था CONH3, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए जो लिगैंड है उस, ये कह रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होने चाहिए। शर्त ये है कि नहीं, सॉरी, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो, यानी ये डोनर होना चाहिए, और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो भी हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसा समझिए कि ये मकान मालिक है और ये किराएदार, इसके खाली घर में ये आकर के रहेगा। यानी कि कोबाल्ट के पास खाली कमरे पड़े हुए हैं और ये जो लिगैंड्स हैं ये अपने लोन पेयर लेकर के इसके खाली कमरों में आएगा। इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने होने चाहिए? जितने ये आएंगे। इसका मतलब इस कंपाउंड में अगर अमीन ये जो है इसको अप्रोच कर रहा है तो 6 अमीन अप्रोच करेंगे, तो इन कोबाल्ट साहब के पास 6 वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। ये कहानी कह रहा है जो अभी पढ़ी, हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड इज ड्यू टू ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, of filled ligand orbital containing lone pair of electron with vacant hybridized orbital of central metal atom, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो यहाँ पर अब अगले जो मेन एजम्पशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला है पॉइंट वो आपके स्क्रीन पे है, वो ये कहता है कि द लिगैंड मेटल बॉन्ड, यानी लिगैंड और मेटल, ये ऐसा एरो इसलिए बना क्योंकि लिगैंड डोनर होता है और मेटल एक्सेप्टर होता है। मेटल के पास वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। द लिगैंड मेटल बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कोवेलेंट इन नेचर, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो भी कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। भले ही लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, लेकिन मैंने आपको क्लास 11th में बताया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी खासियत बिल्कुल और बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होती है। तो ये यही कह रहा है द लिगैंड मेटल बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is covalent in nature. It is formed by sharing of electron between the central metal atom and the ligand. तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो अगला पॉइंट है इसका वो ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उन्हीं पॉइंट पे नजर रखिए, बाकी पॉइंट जब पढ़ाए जाएंगे तभी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भटक जाएगा आपका मन। Each ligand should have at least one filled orbital
कह रहा है हर लिगैंड के पास कम से कम एक ऐसा वन फील्ड ऑर्बिटल हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम उसके पास एक पेयर लोन पेयर का हो, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। तो वही कह रहा है ईच लिगैंड शुड हैव एटलीस्ट वन फील्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट कह रहा है अब इनके पास तो लोन पेयर हो, अगर इनके पास लोन पेयर हो तो इनके पास क्या हो, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? जितने लिगैंड्स इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड है, या तो 6 लिगैंड्स अप्रोच करेंगे और या तो 4 लिगैंड्स अप्रोच करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट के बाद दूसरा वाला पॉइंट आपने पढ़ा कि दूसरे वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि लिगैंड के पास कम से कम एक ऐसा फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वहीं पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के पास एक ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, हाइब्रिडाइज्ड वर्ड लिखिएगा, हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जो उन लोन पेयर को एकोमोडेट करा सकें। These vacant orbitals of central atom undergo hybridization. We know it very well. The process of mixing of atomic orbitals of comparable energy to form equal number of new orbital is called hybridized orbital with same energy. हमें इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, चौथे पॉइंट को भी लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट में जब आपने यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल लिखा तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल। बस ये कहानी खत्म हो गई, फोर्थ वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप पेन पेपर लीजिए और इन पॉइंट्स को लिखिए और नोट्स बनाइए। पांचवा पॉइंट ये कहता है the vacant hybridized orbital of the central metal atom linearly overlap with the orbital of ligand to form coordinate covalent sigma bonds between the metal and ligand. Yes, when there exists required number of vacant orbital of a central metal atom and there also exists lone pair of electron or there also exists orbital containing lone pair of electron of ligand, then what kind of overlapping will occur? Then linear overlap between वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगैंड्स के होंगे वो लीनियरली ओवरलैप करेंगे और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कह रहा है? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट नेचर का होता है। अब बड़ी मजेदार चीज, छठा पॉइंट, वो कह रहा है द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे? आपने कहा सर आपके हमारे सिलेबस में केवल वही कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जिनके पास या तो 6 लिगैंड्स अप्रोच करेंगे और या तो 4 करेंगे, यानी या तो 6 अप्रोच करने वाले होंगे या तो 4 अप्रोच करने वाले होंगे। बिल्कुल सही बात है, कुछ कम भी हो सकते हैं लेकिन उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, यही एक टेबल बना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई होप यू विल नोट दिस टेबल इन योर कॉपी एज वेल। ये जो टेबल है आप इसको पॉज करके, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, या आप इसको पॉज करके और इसको आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करिएगा। तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है? उसमें ये दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला कंपाउंड है कौन? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे CuCl2 देखिए 2 लोगों ने घेर रखा है, AgCN2 2 साइनाइड ने Ag को घेर रखा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, लीनियर उसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर 3 कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड है जैसे HgI3 तो sp2 होगा और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ये तो खैर हमारे सिलेबस में ही नहीं है, आप जानते हैं 2 और 3 वाले कंपाउंड ही नहीं है। हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड है वो है 4 वाले, 4 वाले और 6 वाले, ये दोनों कंपाउंड हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में क्या है ये आपको पता है। तो हम बढ़ते हैं आगे कि हमारे सिलेबस के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ हमको पढ़नी है और क्या छोड़नी है। तो अगर ये हमारे पास, वो कहता है अगर 4 है, अगर 4 यहाँ पे देखिए NiCO4 में निकल को 4 कार्बोनिल लिगेंड्स ने घेर रखा है, वहीं पे NiCl4 में निकल को 4 लिगेंड्स ने घेर रखा है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री दोनों हो सकती है, उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकता है। वो कह रहा है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिला तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा टेबल। और अगर 4 ही लोग घेरे हुए हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है लेकिन ज्योमेट्री dsp2 हुई तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हुआ तो ज्योमेट्री उसकी स्क्वायर प्लेनर होगी। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और dsp2 है? अरे आप लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल
इंटरमिक्स हो रहे हैं तो sp3 ज्योमेट्री है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर एक s और p के दो इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, दैट वी विल नो। क्वेश्चन आता है कि NiCO4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है, वहीं पे NiCN4 वो भी 4 लोगों से घिरा हुआ है, ये भी 4 लोगों से घिरा हुआ है, इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर की होती है। तो स्क्वायर प्लेनर होगी तो वहीं आंसर भी छुपा है, स्क्वायर प्लेनर इसलिए क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, और ये टेट्राहेड्रल इसलिए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन आपको जस्टिफाई करना होगा, दिखाना होगा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होती है। उसी तरह से वो कहते हैं कि अगर इसके किसी का कोई कंपाउंड, चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है 5 वाला, केवल 4 और 6 वाले हैं, तो वो कहता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp3। लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यह पूछा जा सकता है, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बड़ी मज़ेदार चीज़ देखिए, टिटेनियम को 6 वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, Fe को 6 Cn ने घेर रखा है, यहाँ पे भी Fe को CN6 6 ने घेर रखा है। यहाँ पे कोबाल्ट का यही दोनों एक सेम है नहीं, एक जगह Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सकता है, एक जगह +2 हो सकता है। कोबाल्ट के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है, 6 लोगों ने घेर रखा है। तो अगर 6 लोगों ने घेर रखा है, यहाँ भी Fe6 CuFe6 Fe, हर जगह 6 लोगों ने घेर रखा है, तो 6 लोगों ने अगर घेर रखा है यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही केस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। D2sp3 का मतलब है इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और sp3d2 का मतलब है बाहर वाला d ऑर्बिटल और इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। जब आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके लिखते हो, तो उसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इनर शेल वाला इन्वॉल्व और आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व कौन सा है, ये हम अपने इस अगले एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। तो आपको मुझे जो बताना था एक्चुअली इसके पॉस्टुलेट्स के बारे में, वो यही बात बतानी थी, और वही ये कहना चाहता पॉइंट नंबर 7 में, जो आपने कहा कि इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। वो कहता है इफ इनर डी ऑर्बिटल n-1d, मतलब अगर nd है, nd मतलब कि सेम नॉर्मल जो चल रहा है, लेकिन n-1d यानी इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, देन दे आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा इसको कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, उन वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। अभी थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे वो पक्का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, और वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहे जाएंगे। ये वर्ड आएंगे बाद में, मैं समझाऊंगा। इफ द nd ऑर्बिटल, अगर n-1d की जगह nd ऑर्बिटल यूज होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। वहां पे वो हाई स्पिन, जहां से यहाँ पे इनर डी वाले को लो स्पिन कहते हैं, इसको हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चलेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, घबराइए मत। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आप समझ लीजिए, आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पे डाईमैग्नेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पर जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये कंपाउंड या ये ऐसे सब्सटेंस रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नवा पॉइंट है आपके स्क्रीन पर, वो ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि लिगैंड सच एज, ऐसे लिगैंड जैसे कार्बोनिल है, साइनाइड है, एमोनिया है, एमीन है, इस तरह के लिगैंड से इथाइलिन डाइमीन है, 4 लिगैंड दिख रहे हैं आपको, कार्बोनिल है, साइनाइड है, इथाइलिन डाइमीन और एमोनिया है, एमीन है, कहीं पे भी होंगे तो वो पेयरिंग के लिए रिपेल कराने की कोशिश करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये कहना क्या चाहता है, मैं भी सिखा बताता हूँ, इनको समझ लीजिए, कह दीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, यानी कि ये बहुत ही एक तरह से दादागिरी वाले लिगैंड होते हैं। वो जहाँ पे भी दादागिरी कैसे करते हैं, जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वो रिपेल करा करके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करा देगा। यानी अगर अनपेयर्ड है तो पेयरिंग करा देगा। मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये है कि ये ही लिगैंड होने चाहिए। अगर ये लिगैंड है तो इन लिगैंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स के नाम से जाना जाता है। बाकी जो लिगैंड्स हैं वो वीक फील्ड लिगैंड्स हैं, तो वो पेयरिंग नहीं कराते। यानी पेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अकेले अकेले पड़े हैं तो वो उनको कहेंगे नहीं नहीं अकेले अकेले नहीं रहना है, आपको पेयर करना है। कब, जब ये सारे के सारे आएंगे, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो ये बात हो गई। और 10वां भी आप लिख सकते हैं कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी लिगैंड और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये तो आप जानते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यू नो वेरी वेल।
एक इलस्ट्रेट करते हैं एक एग्जाम्पल और इसमें समझते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा डिस्कस, क्वेश्चन आएगा डिस्कस, क्या डिस्कस, क्वेश्चन आएगा डिस्कस डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ, जो आपके सामने कंपाउंड दिख रहा है उसका नाम आ जाएगा मैग्नेटिक नेचर ऑफ NiCO4। मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ NiCO4, या इसकी जगह कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा। जैसे ये कंपाउंड दिया जाए वैसे ही आप सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। अब आप निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे साहब, निकल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे आप, निकल को आपको खूब अच्छे से पता है कि निकल जो होता है वो 28 होता है, और निकल 28 होता है तो आपका जो कंपाउंड होगा वो कैसे लिखा जाएगा। अगर आप लिखते हो 1s2 2s2 करके आप लिखते हो इसका पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो यहाँ पे 4 और CO पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब कि NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अगर यहाँ पे +2 होता तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले होते, +3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले होते, 0 है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। तो निकल का आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कंपाउंड कि निकल के आगे जो लिखा है वो मैंने छोड़ दिया, केवल आउटर वाले ही लिख रहा हूँ। 3d8 और 4s1 दिखाई देगा, 3d8 और 4s1 दिखाई देगा। अगर मैं इसको बॉक्स टाइप बनाऊं तो 3d8 को भरूंगा 1 2 3 4 5, पेयरिंग करूंगा 6 7 8, ये हो गया 3d8। और 4s2 दिखाऊंगा, और एक आगे 4 के तो सारे ही खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, 4f खाली है, तो मैंने 4p के केवल जो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल लिख लिए, ऐसे ही लिख लिए। अब चूंकि कोबाल्ट को देखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तुमको रहने नहीं देगा अकेले। जैसे ही ये आएगा, नेचर ऑफ लिगेंड इसका क्या है, कोबाल्ट का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयर करा देगा। जैसे ही इसको पेयर कराएगा तो कैसे कराएगा पेयर, ये वाला इसको भेजेगा इसके पास और इसको भेजेगा इसके पास। तो देखो साहब, ये जो था ये भी पेयर हो गया और ये भी पेयर हो गया और यहाँ खाली हो गया, 4s0 हो गया, 4p0 की तरह। जैसे ऐसा होगा तो अब देखना है कि निकल को कितने लोगों से घिरना है, कितने कोबाल्ट आ रहे हैं, 4, तो कितने खाली घरों की जरूरत है, 4 खाली घरों की जरूरत है। यानी इधर से 4 खाली घर ले लेने, जहां से खाली घर शुरू होते हैं। अगर एक अनपेयर्ड भी है तो कोई बात नहीं, जहां से खाली घर है वहां से ले लेने। तो यहां से ये 4 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। कहां से 4 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ये वाले 4 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये कौन से हाइब्रिडाइज होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ पे कोबाल्ट के कार्बोनिल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया sp3, तो ज्योमेट्री हो गई। आपको पता है sp3 होगा तो ज्योमेट्री उस चार्ट से पिछले वाले टेट्राहेड्रल हो गई, और टेट्राहेड्रल हो गई तो आप देखो बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड किसके देखने, जो आए हैं बाहर से नहीं, जो लिगेंड से आए हैं वो नहीं, जो सेंट्रल मेटल एटम के हैं। तो इसके पास अनपेयर्ड सारे के सारे अनपेयर्ड बचे ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड हो गए, कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो ये पैरामैग्नेटिक से नहीं रहा, ये डायमैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो ज्योमेट्री साहब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, और ये डायमैग्नेटिक हो गया। कोई कहे मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+1। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ पे 0 अनपेयर्ड 0 आ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 × 0 + 2, तो 0 × होगा गया इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा 0 बोहर्स मैग्नेटॉन, BM लिखा था, B.M कैपिटल में, B.कैपिटल में M। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हो। आपके स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है NiCN4 और आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, NiCN4 4-। तो NiCN4 4- लिखा हो तो हुआ है, लेकिन आपको इसका लिखना पड़ेगा निकल का। क्या, अभी तक NiCN4 जब लिखा था, जब निकल को लिखा तब 3d8 4s2 था, 4s2 यहाँ पे था, ये गलत लिखा हुआ 4s2, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 लिखा है, एक्चुअली ये 0 है, यहाँ पे गलत लिखा है, देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ 0 है। तो आप कहोगे कि सर
यहाँ पे 4s2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 4s0 आ गया। अभी अभी आपने निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में निकालोगे ना, जो दिया हुआ है निकल Na का x प्लस 4 इंटू, निकाल लीजिए निकल का NiCN4 और ऊपर 4 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं x प्लस 4 इंटू CN का -1 इज इक्वल टू -4। जरा देखिए -4 ही है, NiCN4 4 माइनस ऐसा करके दिया हुआ है, तो निकल का आपने x माना 4 इंटू -1 और यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 0 ही आया, x इज इक्वल टू 0 ही आया, प्लस 2 NiCN4 2, ये 2 माइनस होगा, ये कंपाउंड कुछ गलत लिखा है। NiCN4 ये कंपाउंड गलत है, ये कंपाउंड होगा NiCN4 और यहाँ K4 ये 2 प्लस आना चाहिए, यहाँ पे कंपाउंड गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आएगा वो कंपाउंड आएगा, यहाँ 2 प्लस आएगा, तो यहाँ -4 2 प्लस -2 आएगा। आई एम सॉरी, यहाँ ऊपर -4 की जगह -2 आएगा, वो कंपाउंड उसमें गलत लिखा हुआ PDF में। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे -2, तो इसकी जो +2 आएगा निकल का +2 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट NiCN4 -2 वाले कंपाउंड में। और जब +2 आएगा तो ये बात पक्की होगी कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो निकल में ये गलत है कंपाउंड, यहाँ पर NiCN4 2 माइनस आएगा, जो इस PDF में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो उसका +2 आया, यानी निकल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कंपाउंड के निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो आपको Na+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। Na की लिखनी होती तो आउटर मोस्ट में आता 3D8 4s2, लेकिन 2 निकल गए तो 4s0 आएगा, तो 3D8 ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, अब पलट के लिखिए 6 7 और 8 और 4s तो 0 है और P ये। अब साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा तो इस इधर से तो कुछ कूद के आने वाला नहीं है, ये वाला कूद के इसके पास चला जाएगा। लो जी साहब, पेयरिंग हो गई। अब यहाँ से मकान खाली हो गए, अब मकान कितने खाली चाहिए, 4, जब 4 मकान खाली चाहिए तो यहाँ से खाली है, तुम 1 2 3 4 यहाँ से गिन लेंगे, एक D का, एक S का, एक और 2 P के, क्योंकि 4 चाहिए ना, 1 2 3 4, क्यों 4 चाहिए, क्योंकि 4 साइनाइड आने हैं, तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा D, एक D S और P के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP2, ये 2 ऊपर लिखा आता है, ऊपर जैसे स्क्वायर होता है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो ज्योमेट्री DsP2 जब होती है तो वो होती है स्क्वायर प्लेनर, तो आपकी ज्योमेट्री साहब हो गई स्क्वायर प्लेनर। और ये जो खाली जगह है ये फॉरेन लिगेंड्स आकर के यहाँ पर भर गए, आप देख रहे हो फॉरेन लिगेंड्स भर गए। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, तो पूछेगा बताइए मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो सेंट्रल मेटल एटम के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सेंट्रल मेटल एटम के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो सारे के सारे जो दिख रहे हैं वो पेयर्ड दिख रहे हैं, तो सारे के सारे पेयर्ड दिख रहे हैं, यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, वही फॉर्मूला अपना √n × n+2, और n की वैल्यू आपकी कितनी है, n की वैल्यू 0 है, तो 0 × 0+2 आपका फाइनली 0 आ गया, यानी 0 बोर्स मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। तो इस तरह से हम और भी कंपाउंड पढ़ेंगे। एक और इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है, एक इलस्ट्रेशन है FeCN6 3-। FeCN6 3- में सबसे पहले आप का काम होना चाहिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, किसका, Fe का, तो FeCN6 और आपका जो कंपाउंड था 3-, जैसे ही आप ये कंपाउंड करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए आपने x माना, तो x + 6 × इसका -1, x + 6 × -1, जैसे ही आप करोगे, वेट फॉर अ सेकेंड, 6 × -1 ये हो गया -3, और x की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई +3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन Fe के निकले हुए, जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Fe का, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी कि ये जो कंपाउंड था आपका, ये कंपाउंड कुछ ऐसे था कि FeCN6 3- था, तो Fe का ये +3 का क्यों लिखा, Fe का +3 इसलिए आया क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो जो भी पीछे था वो तो था ही, 3d5 4s0 आया, तो आपने लिख दिया 3d5 4s0, और खाली एक और p जरूर इन्वॉल्व करिए, तो 4p भी तो 0 ही आया। अब आने वाला कौन है, साइनाइड,
तो साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ पे ये पहला वाला उठ करके इसके पास चला जाएगा और लास्ट वाला उठ करके इसके पास चला जाएगा, तब भी एक अनपेयर्ड बचेगा। कैसे अनपेयर्ड बचेगा, जरा देखिए, ये ऐसे एक अनपेयर्ड बच गया, बचने दीजिए। तो बचने दीजिए, अब आपको कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 घर खोजे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी डी के 2, एस के 1 और पी के 3, 6 घर खोजे जाने, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 लोगों को आना है, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है, D2sp3 हो गया। क्यों, क्योंकि डी के 2 लिए जाएंगे, एस का 1 और पी के 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ज्योमेट्री इसकी हो गई साहब ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, अगर यही डी बाहर वाले इस्तेमाल होते, 4d के इस्तेमाल होते, 3d की जगह, अंदर वाले की जगह 4d के इस्तेमाल होते, तो ये sp3d2 होता। लेकिन चूंकि अंदर क्या हुआ है, इसलिए पहले लिखा जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुए, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ आकर के फॉरेन वाले यानी लिगेंड वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर गए, लेकिन अभी भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये आएंगे तो लोन पेयर वाले ही आएंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल में, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, दिख रहा है पैरामैग्नेटिक नेचर का, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अगर आपको निकालना हो, अगर इसका आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, सॉरी डाइपोल मोमेंट निकालना हो, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 × 1 + 2 यानी 1 × 3, यह आएगा करीब 1.732 बोहर्स मैग्नेटॉन, इसकी वैल्यू होगी। एक और इलस्ट्रेशन हम लास्ट ले रहे हैं। मान लीजिए COFe63- होता, तब क्या करते, तो तब हम कुछ नहीं करते। CO आपका कंपाउंड है COF63-, जरा देखिए कंपाउंड अपना यही है ना, COF63-। तो ये जो कोबाल्ट है, इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, तो X + 6 × इस पे इसका चार्ज कितना होता है, F का -1 नोन है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज -3, यानी X इज इक्वल टू +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कितनी, +3, यानी कोबाल्ट के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के जो आपके स्क्रीन पर है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको दिख रहा है कि कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जो आपके पास कंपाउंड आया, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी, ये बनी 3d6 4s2। तो 3d6 4s0, आई एम सॉरी 3d6 4s0, तो आपने 3d6 भर दिया, 1 2 3 4 5 6, 3d6 हो गया और 3d6 हो गया, और ये हो गया 4s0, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4p भी इन्वॉल्व कर लिया। अब आप ये देख रहे हो कि F जो फ्लोरीन है वो 6 लेने हैं हमको, और जो फ्लोरीन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ये जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। आपको आगे के मकान खाली कराने पड़ेंगे। कितने मकान खाली कराने, 6 मकान खाली कराने, क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड 6 हैं। तो पहला तो यही हो गया S, पी के 2 हो गए, पी के 3 हो गए, तो 4 हो गए साहब। अब 4d के भी खाली कराओगे, जो आगे इसके आगे भी तो सारे 4d और 4f खाली पड़े हैं, तो 4d के हमें कितने जरूरत है, 2 और जरूरत है, क्योंकि टोटल तो हमें 6 चाहिए ना। तो पहला कितना हो गया, पहला हमारा हो गया S का 1, P के 3 और D के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी आपका हो गया sp3d2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब बड़ी मजेदार चीज, sp3d2 तो हो गया, यहाँ पे फॉरेन वाले आके बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड वाले अनपेयर्ड ही रह गए। और अगर अनपेयर्ड वाले अनपेयर्ड रह गए तो इससे क्या हुआ, इससे एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हुआ। अगर आप देखोगे तो कंपाउंड sp3d2 हुआ फॉरेन आकर के, और यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हुआ, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पड़े हुए हैं। उसको कितने पड़े हुए हैं, 4, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। तो आप इसमें अगर उस कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करिए, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही करिएगा। तो पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड है। तो और ये ऑक्टाहेड्रल शेप का क्यों हुआ, क्योंकि चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसका आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, √n × n+1, n की वैल्यू 4 रखी और एक कैलकुलेट हो गए 4.899 बोहर्स मैग्नेटॉन आया। तो इस तरह से हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हुई। लास्ट में मैं एक लिमिटेशंस पढ़ दे रहा हूँ कि लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस नहीं बता पाया कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस क्या है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया, ये बता नहीं पाया कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ ये क्या नहीं क्लियर कर पाया, ये मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट कंसीडर द अदर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि ये केवल स्पिन बता पाया, स्पिन की बेसिस पे, और
और फैक्टर्स से मैग्नेटिक मोमेंट को जानने के लिए नहीं बता पाए। दूसरा, कहीं कहीं पे कुछ जगह पे ये नहीं बता पाए कि जैसे कि FeCN6 है, तो FeCN6 इन्होंने कहा डाईमैग्नेटिक हो गया, FeF6 पैरामैग्नेटिक हो गया, ये हाई स्पिन का हो गया। यानी कि इट डज नॉट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस आर इनर एंड व्हाई सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस आर आउटर। यानी कि कोई कभी कभी इनर, यानी कि क्यों कुछ लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं और कुछ वीक फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करेंगे तो पेयरिंग कराएंगे तो वो लो स्पिन का हो जाएगा। हाई स्पिन कब होगा? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना हाई स्पिन का होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे तो वो पेयरिंग कराएंगे तो लो स्पिन होगा। लेकिन अगर वहीं पे वीक फील्ड लिगैंड होंगे तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, और पेयरिंग नहीं करा पाएंगे तो वो साहब वीक फील्ड, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको दोनों थ्योरीज एक्सप्लेनेशन से समझ में आई होगी। तो ठीक है, फिर बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट टॉपिक के, और कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक मैं आप अपेक्षा करूँगा कि आप बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।